नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि कैट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी सिमिलर प्लेटफॉर्म है यूएस ऑस्ट्रेलियन एटीवी की तरह, यानी कि एयर टीमिंग सिस्टम की तरह। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बालाकोट स्ट्राइक की 2nd एनिवर्सरी है। आज के दिन 2019 में बालाकोट एरिया में आईएएफ ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके अपने मिशन को कंप्लीट किया था। तो वो तब था। तो कुछ वैसे सिनेरियो को चेंज करने के लिए आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इवॉल्व होने वाली है। उसी को देखते हुए भारत भी, स्पेशली एचएएल ने भी इस तरह की तकनीक पे काम करना शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का। इस तरह की टीमिंग करके जो भी आपके पर्सनल हैं मैन्ड एयरक्राफ्ट में, जो कि एक रिस्क लेके जा रहे हैं किसी स्ट्राइक मिशन को कंप्लीट करने, तो वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर का जो रिस्क है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे ये जो आपके CATS हैं। इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके आपको सिर्फ एक मैन्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके एयर स्पेस में होगी या फिर एनिमी के एयर स्पेस में कुछ ही दूरी पे होगी। और ये जो आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, जिससे कि आप कंट्रोल कर रहे होगे बहुत सारे दूसरे अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के पार्ट होंगे। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट जिसमें आप बैठे हो, कंट्रोल कर रहे हो, वो अभी के लिए तेजस का ही प्रारूप होगा, जो कि ट्विन सीटर वेरिएंट होगा। यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया है कैट्स मदरशिप या फिर कैट्स मैक्स। जो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है वो काफी सिमिलर होगा आपके तेजस से ही। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 क्रू मेंबर हैं, एक आपका वेपन सिस्टम ऑपरेटर और पहला है आपका पायलट। तो जो वेपन सिस्टम ऑपरेटर होगा वो ज्यादातर चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा, जो भी एलिमेंट इस सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये तो बात हो जाती है मदरशिप की, जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। यहाँ पे आपके मदरशिप में जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, सेंसर फ्यूजन है और कम्युनिकेशन को लेकर जो एडिशनल एवियोनिक्स हैं वो ऐड होने वाली हैं, जो कि इसको कंपैटिबल बनाएगी वेरियस तरह के प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट करने में। प्लस सैटेलाइट के साथ साथ जो भी आपके ग्राउंड स्टेशन है उनसे ये जुड़ा रहेगा। अगर एचएएल के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के बारे में बात करते हो तो ये कुछ इसमें एलिमेंट है। प्राइमरली अभी प्लान किया जा रहा है कि इस मदरशिप के साथ 2 जो कैट्स वॉरियर हैं वो फ्लाई कर रहे होंगे, 2 आपके कैट्स सेंटा फ्लाई कर रहे होंगे और 4 आपके कैट्स अल्फा फ्लाई कर रहे होंगे। तो इनिशियली ये नंबर प्लान किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह के मिशन की रिक्वायरमेंट होगी उतने व्हीकल का जो इंक्लूजन है वो किया जा सकता है। तो ये तो बात है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को लेके। अब बात करते हैं इसके मिशन रोल को लेके। तो वेरियस तरह के मिशन ये करने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक मेन मदरशिप को छोड़ के बाकी के जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सभी ऑटोनोमस हैं। उनमें ऑटोनोमस सेंसर दिया गया है, जिसको एक पर्टिकुलर सर्वर से कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि यूएस का जो लॉयल विंगमैन है वो कंट्रोल होता है स्काईबॉग से। तो कुछ वैसा ही इन व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जो ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी है वो ऑलमोस्ट डेवलप की गई है, जो कि इन व्हीकल को ऑटोनॉमी देगा। अगर इनके पास ऑटोनॉमी आ जाती है तो ये बहुत तरह के रोल करने में सक्षम होंगे। जैसे कि हो गया आपका बालाकोट स्ट्राइक जैसा मिशन, जहाँ पे आपको एनिमी के एरिया में जाके जो स्ट्राइक है वो करनी है। आपने लास्ट टाइम अपने 5 से भी ज्यादा क्रू मेंबर को रिस्क पे रखा था ये मिशन करते हुए, लेकिन यहाँ पे वो चीज एलिमिनेट हो जाएगी। वो इस प्रकार से होगी कि लास्ट मिशन में आप कैरी कर रहे थे अपने मिराज के साथ स्पाइस 2000। यहाँ पे उसी तरह के रोल को निभाने के लिए ये जो आपके कैट्स वॉरियर हैं, जो कि ऑटोनोमस एरियल व्हीकल हैं, ये कैरी कर रहे होंगे 2 के नंबर में जो DRDO द्वारा बनाया गया जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है उसको, जो आपको हेल्प करेंगे बालाकोट जैसे स्ट्राइक को करने में। प्लस यहाँ पे एयर टू एयर रोल के लिए क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी दी गई हैं। तो ये एक प्राइमरी रोल हो गया, जहाँ पे आप अपने एरिया में रह के इस तरह के मिशन को कर पाओगे। अदर रोल की बात करते हो तो इसके जो एलिमेंट है वो आपको सर्विलेंस प्लस रिकॉग्निशन जो मिशन है वो करके देंगे। तो इस तरह के कुछ रोल ये कर सकता है। यहाँ पे इस टीम में जो वेरियस एलिमेंट है उनके अपने अपने मिशन है, उनका हम वहीं पे कवर करेंगे। एरो इंडिया के टाइम पे 2 एलिमेंट फिजिकल नहीं दिखाए गए हैं, जो कि सिस्टम के पार्ट होंगे। उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो आपको एक डायग्राम में देखने को मिला है, और ये एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट, जिसको आप स्यूडो सैटेलाइट भी कह देते हो। तो इसका एक और एलिमेंट है जो दिखाया नहीं गया है। और प्रॉब्ली जो दूसरा एलिमेंट है जिसको रखा गया पब्लिक से दूर, तो वो होगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सर्वर है, प्रॉब्ली वो है। और एक ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सिस्टम है वो एचएएल भी बना रही है प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर, जिस पे के जो मेजर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो भी एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन सभी के बारे में। प्राइमरली बात करेंगे जो कैट्स वॉरियर है, यानी कि लॉयल विंगमैन है, उसके बारे में। तो ये आपके वो व्हीकल होने जा रहे हैं जो कि आपके फाइटर जेट के आसपास फ्लाई करेंगे एक टीम के रूप में। और इस पूरे ग्रुप में साइज के मामले में जो आपका मदरशिप है उसके बाद इनका नंबर आएगा। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो इसका जो MTOW है वो 2000 kg का अराउंड रहेगा। हालांकि इसको लेकर जो डेटा है वो 2018 में डिस्प्ले किए गए थे, लेकिन वहाँ पे इस ड्रोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंगल इंजन डिस्प्ले किया गया था। तो जो MTOW है वो 2000 kg का राउंड रहेगा। पेलोड ये तकरीबन 500 kg तक कैरी करने में सक्षम होगा। रेंज की बात करते हो तो उसकी रेंज होगी वो एस्टिमेटेड तौर पे 700 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है। जबकि जो स्पीड होगी, क्रूज स्पीड, वो 0.7 की होगी, और जो मैक्स स्पीड होगी वो मार्क 0.9 की होगी। तो ये कुछ पैमाने प्रॉब्ली यहाँ पे तय किए गए हैं आपके कैट्स वॉरियर के लिए। यहाँ पे हम पेलोड की बात कर ही रहे थे, जो कि 300 से लेके 500 kg के बीच में रहने वाला है। और इस वेट में आपका इंक्लूड किया जाएगा 2 आपके स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की है। यहाँ पे 100 के वेट की बात करोगे तो 100 kg से ऊपर का होगा, अराउंड 125 ग्राम। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के वेट की बात करोगे तो वो वेरी करेगा 60 kg से लेके 80 kg के बीच में। तो ये 300 kg का जो पेलोड है वो आसानी से कैरी करेगा।
अब यहाँ पे वॉरियर के एरोडायनेमिक और ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि बनावट किस प्रकार की है। तो ये दोनों इसके ऐसे फीचर होने जा रहे हैं जो इसके स्टेल्थ में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपको एनिमी के टेरिटरी में जाना है तो वहाँ पे जो लो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है वो आपको चाहिए होगा। उसी को देखते हुए जो उसकी ज्योमेट्री है वो बनाई गई है, स्टेल्थ का जो इनकॉर्पोरेशन है वो किया गया है, शेप वैसी दी गई है। ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके बनावट को लेके। सिंस ये एनिमी के टेरिटरी में जाने वाला पहले एलिमेंट होंगे तो उसको देखते हुए एनिमी के जो भी सरफेस टू एयर रेडार हैं उनमें पकड़ा ना जाए, उसके लिए यहाँ पे जो भी एज दिए गए हैं उनको शार्प रखा गया है ताकि ईएम वेव आके किसी और डायरेक्शन में चली जाए। वॉरियर के ऊपर जो भी एंटेना है, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेके हो, वेदर को लेके हो, तो ये सभी एंटेना इसके बॉडी में डाल दिए गए हैं जो कि स्टेल्थ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। फ्यूसलाज की बात करते हो तो ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो कंपोजिट से बनने वाला है, कंपोजिट मटेरियल से, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट का वेट होगा वो ड्यूरेबल और लाइटर रहने वाला है। लेंथ इसकी 9 मीटर की है, जबकि जो विड्थ है वो 5 मीटर से ऊपर की होगी। वॉरियर का जो नोज है उस पर प्राइमरली जो रेडार है वो रहने वाला है, जबकि दूसरे सेंसर भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में लाए जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरली यहाँ पे भी रेडार रहेगा जो कि आपको इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्नेसेंस जैसे जो मिशन है वो आपको करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे RWR के जो रिसीवर है वो भी दिए जाएंगे ताकि ये आपको जो अर्ली वार्निंग है वो दे सके एनिमी की रेडार पोजीशन को लेके। तो ये तो बात इसके एवियोनिक्स को लेके। वहीं पे जब आपका वॉरियर हुआ कनेक्टेड होगा आपके मदरशिप से डायरेक्टली, प्लस उस सिस्टम में जो भी एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट, उनसे भी कनेक्ट होगा। तो टेक्निकली आपके मदरशिप से जो एक सेफ डिस्टेंस है वो बना के चलेगा, उसके लिए इसको प्रोग्राम किया जाएगा। अब आते हैं इसके एरोडायनामिक पार्ट पे। तो यहाँ पे वॉरियर के नोज पे जो रेडार है वो होगा ईसा रेडार। वेरियस तरह के सेंसर है जिसको लेकर हम बात कर चुके हैं, उन सबको बॉडी के अंदर डाला जाएगा। जो भी वेपन कैपेसिटी है वो कॉन्फ़िगरेबल है, विंग पे भी डाले जा सकते हैं और इंटरनल वेपन बे में भी डाले जाएंगे। तो इस तरह के 4 जो वॉरियर हैं वो आपके एक मदरशिप के साथ चलेगा। यहाँ पे बात करते हो एरोडायनेमिक की। इस एयरक्राफ्ट को फ्रंट से देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखता है एयर इनटेक। यहाँ पे जो एयर इनटेक है वो टॉप पे दिया गया है। टॉप पे देने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसको बचाया जा सके जो भी ग्राउंड रेडार है एनिमी की टेरिटरी में उससे, क्योंकि वो नीचे से बीम को छोड़ रहे होते हैं, या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट उसके अंदर जो इंजन है वो घूम रहा है उसको लेकर जो ब्लेड की रोटेशन है वो आपको वहीं से पता चलती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और स्टेल्थ को बढ़ाने के लिए जो इनटेक है वो ऊपर कर दिया गया है। इंटेक से कनेक्ट कर दिया गया है सर्पेंटाइन डक को, जो कि जोड़ेगा आपका इंजन को इंटेक लिप से। तो यहाँ पे जो आपका एयर इंटेक है वो डॉर्सल है, इसमें लगाए जाएंगे HAL द्वारा बनाया गया 2 PTA-7E इंजन जनरेट करता है अराउंड 4 kN का थ्रस्ट। तो इस तरह के 2 इंजन लगाए जाएंगे जिनको मॉडिफाई किया गया है। जो फेडेक कंट्रोल है FADE से कंट्रोल और वो लगाया गया है। तो यहाँ पे इंजन की क्षमता को इम्प्रूव करके 10 kN से ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ पे इस इंजन में कोई भी जो आफ्टर बर्नर है वो नहीं दिया गया है, जिससे कि टेक्निकली जो 1 मार्क की स्पीड है उससे अराउंड मैक्सिमम ट्रैवल करने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई PTA-7 इंजन, इसको हमने क्यों चुना? उसके 3-4 कारण हैं। पहला तो ये जो तकनीक है वो आपकी अपनी है, आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, उसके बारे में जानते हो, तो जिस तरह की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप कर सकते हो। जो सेकंड कारण है जो कि बेसिक SOP होता है, जहाँ पे आप किसी भी नए एयरक्राफ्ट को बना रहे हो या फिर नए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो उसमें जो प्रोपल्शन होगा वो आप प्रूवन इस्तेमाल करोगे, ताकि आपके जहन में ये तय रहे कि आपका जो प्रोपल्शन है वो परफेक्ट है और एरोडायनामिक के जो बाकी एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो आमतौर पर जो भी आप नया एयरक्राफ्ट बनाते हो वहाँ पे आप प्रूवन इंजन लेते हो। इस इंजन को हम ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं लक्ष्य में, जो कि एक टारगेट ड्रोन है। यहाँ पे वॉरियर के इंटरनल वेपन बे की बात करते हो, यहाँ पे कोई भी साइड इंटरनल वेपन बे नहीं दिया गया है। जो आपके क्लोज कॉम्बैट मिसाइल होंगे प्लस आपका जो 100 होगा वो दोनों ही वॉरियर के मिड बॉडी में रखे जाएंगे। जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था जहाँ पे आपको साइड में जो बे है वो दिख रहा है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि अंदर जो वेपन है वो आपको कैसे दिखेंगे। जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा आपको दिखता है, जिसको लेकर जो मिसाइल की पोजीशन है वो डिजाइन की जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं इसमें दिया गया इंटेक को लेके, जो कि अफेक्ट करने वाला है आपके इंजन की परफॉर्मेंस को। तो बेसिकली यहाँ पे इंजन के इंटेक को डायरेक्ट न लेके जो एस शेप इंटेक है वो दिया गया है। और एस शेप जो आपके इंटेक होते हैं वो आपको 0.9 के अराउंड जो प्रेशर रिकवरी है वो देते हैं, लेकिन इनमें जो प्रेशर लॉसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। वो आमतौर पर तब होते हैं जब आप 1 मार्क की स्पीड को क्रॉस कर रहे होते हो और उस टाइम पे सपोज करो कोई एयर है उसने यहाँ पे एंटर किया है एंटर के थ्रू। एंट्री के टाइम पे अगर वॉटिस की बात करोगे, जहाँ आमतौर पे कैनपी दिए गए होते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट में, यहाँ पे वो कैनपी नहीं है। एंट्री के लिए जो एयर है वो ट्रैवल कर रही है। डॉर्सल एंट्री के जो फ्रंटल एरिया है उनसे आमतौर पर जो आपका नोज है, ज़्यादातर जो एयर का एरिया है उससे ट्रैवल करके आएगा। इस तरह का जो आपका नोज डिजाइन है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करेगा बो शॉक को, कैनपी शॉक को, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी कैनपी दी नहीं है, पायलट यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे ही जो एयर है वो एंटर करती है एंटेक के थ्रू, नीचे जाती है, उनको मिलता है एक एस शेप डक यानी कि सर्पेंटाइन डक। बेसिकली जो आपके सर्पेंटाइन डक्ट होते हैं उनका आप इस्तेमाल करते हो। आपकी जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर मार्क नंबर से ऊपर चली गई ट्रांसोनिक के आसपास, तो इस इंटेक की वजह से जो प्रेशर लॉस है वो होते हैं। और जो आपकी एयर होती है फ्यूसेलाज के नज़दीक वो थिन होती है और ऊपर थिक होती है। इस थिनिंग और थिकनिंग की वजह से जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो जो नीचे की बाउंड्री लेयर होती है वो रिवर्स हो जाती है और उससे जो आपका प्रेशर लॉस है वो चीज़ होने लगता है। तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ जो मेथड है वो चुने जाते हैं। सिंस यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं है मार्क 1 से ऊपर, तो उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो आपको ऊपर पड़ने नहीं वाला है। कहीं ना कहीं वॉरियर में ये जो एस शेप एंटेक है वो आपको एडिशनल जो स्टेल्थ है वो दे के जाएगा। तो इस तरह के एंटेक डिजाइन के लिए जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस होगी हायर एंगल ऑफ अटैक पे वो उतनी अच्छी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हो सकता है रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके उसको इम्प्रूव किया जा सके।
वॉरियर के स्टेल्थ को लेकर और भी बात करते हो तो यहाँ पे इसके नोज की जो ब्लेंडिंग है बॉडी से वो सॉटूथ पैटर्न में दी गई है, जिसको आप सेडेटेड पैटर्न में बोल देते हो, जो कि एनिमी के रेडार वेव को लेकर ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं और उसको कहीं और भेज देते हैं। ठीक ऐसा ही जो पैटर्न है वो आपके इंजन के नोजल पे दिया गया है वॉरियर में, और वो भी यही काम करेगा जो एनिमी के रेडार होंगे सरफेस टू एयर रेडार उनसे आ रहे बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे। तो एयर टू एयर कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे जो रेडार है वो भी दिया गया है आपके वॉरियर में, प्लस यहाँ पे जो इंजन है और इसके मनूवर करने की जो क्षमता है वो उस प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेल्थ है वो प्रायोरिटी है। तो उसको देखते हुए एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए वॉरियर को पहले अटैक करना पड़ेगा, अपने टारगेट को लॉक करना पड़ेगा। इसकी हेल्प करेंगे जो आपका मदरशिप है वो, और जो सेकेंडरी हेल्प मिलेगी अवैक्स सिस्टम से, जो कि मोर देन 800 किलोमीटर के अराउंड टारगेट को देख पाएगा और वॉरियर को इन्फॉर्म कर देगा कि सामने से टारगेट आने वाला है और इस पॉइंट पर आप उसको लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्निकली जो आपका वॉरियर है वो कनेक्ट हो आपके मदरशिप से, प्लस VHF के माध्यम से जो भी सैटेलाइट हैं एरोस्टैटिक सैटेलाइट उनसे भी कनेक्ट रहेगा, जो कि डेटा शेयर कर रहे होंगे अवैक्स से, प्लस जो ग्राउंड स्टेशन है उनसे। तो ये तो रही बात आपके वॉरियर की। इसको लेकर कुछ और जो एडिशनल पॉइंट है वो मैं ऐड कर देना चाहूँगा, जैसे कि जो एक पर्टिकुलर जैमिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपका जो मदरशिप है वो करने में सक्षम है, ठीक वही जैमिंग फ्रीक्वेंसी जो आपका वॉरियर है वो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक जो सेंसर फ्यूजन है इन दोनों में हुआ रहेगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को जैम करने के लिए अगर सोल्यूशन तैयार करना है, वो अगर एक जगह तैयार हो चुका है तो उसको आप तुरंत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर कर दोगे कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है जैमिंग के लिए। अब बात करते हैं उस केस की जहाँ पे एनिमी आपको जैम करना चाहेंगे, तो बेसिकली ये कनेक्ट रहेगा बाकी अदर प्लेटफॉर्म से UHF के माध्यम से, यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। अगर वो फ्रीक्वेंसी इंटरप्ट हो जाती है या फिर जैम हो जाती है तो उसके बाद भी जो आपके वॉरियर हैं वो अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें US के स्काईवॉक की तरह एक अपना ही जो AI सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। उस पर जो काम है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और जल्द ही उसको लेकर जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इस साल के अंत तक कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं वॉरियर के वेरिएंट की, तो इसके कई सारे जो वेरिएंट है वो होने जा रहे हैं, जो कि इससे साइज में कम होंगे। उसमें जो इंजन लगेंगे वो इसी के स्मॉलर वेरिएंट होंगे। तो आर्मी को भी जो वॉरियर है वो ऑफर किए जाएंगे, जिनका जो प्रॉब्ली साइज है वो कम रहने जा रहा है, और जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो बूस्टर से होंगे या फिर कैनन लॉन्च हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा साइज पे, जिस तरह का साइज होगा वैसे जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बनाया जाएगा। तो ये था आपका कैट्स वॉरियर। इस तरह के जो 4 एलिमेंट है एक मदरशिप के साथ चलेगा। अब बात करते हैं इसमें दूसरे एलिमेंट की, जो कि आपका है कैट्स हंटर। तो बेसिकली एक क्रूज मिसाइल है कुछ एडेड फीचर के साथ, यानी कि एक रीयूजेबल क्रूज मिसाइल है। इस तरह के 5 मिसाइल को जो मदरशिप है एक मदरशिप वो कैरी करने में सक्षम होगा। इस क्रूज मिसाइल की बात करते हो तो काफी सिमिलर होगा स्कैल्प EG के, लेकिन जो वेट क्लास है वो प्रॉब्ली यहाँ पे कम होगा। वेट यहाँ पे वेरी करने जा रहा है 600 to 700 kg के अराउंड। क्रूज मिसाइल का जो एयर फ्रेम है उसको रखा गया है लो ऑब्जर्वेबल, जो कि यहाँ पे स्टेल्थ को देखते हुए किया गया है। एक इंजन यहाँ पे लगाया जाएगा जो कि लगभग 1 से लेके 2 कैन का जो थ्रस्ट है वो इसको देगा। बेसिकली एक टर्बोजेट इंजन होगा, जिसके लिए जो एंटेक आपको दिख रहा है। तो ये सिस्टम काफी सिमिलर आपके वॉरियर की तरह ही। यहाँ पे जो वॉरहेड दिया गया है वो 250 kg का दिया गया है। जिस तरह का वॉरहेड में शेप दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये भी सक्षम है अपने वॉरहेड को ड्रॉप करके वापस आने में, क्योंकि वॉरहेड की स्टेबिलिटी को देखते हुए जो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया गया है। जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका कैट्स हंटर है उसको आप मदरशिप से लॉन्च कर दोगे। यहाँ पे इसके पास क्षमता रहेगी कि ये टेरेन को हग करते हुए ट्रैवल कर एक लंबी दूरी पे, जैसे कि क्रूज मिसाइल करती हैं, जिससे कि वो रडार से बची रहती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टेल्थ है वो दिया गया इसके एयर फ्रेम में, कोटिंग की जाएगी RM की, प्लस वॉरहेड के आगे जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है वो दिया गया है कम्युनिकेशन करने के लिए आपके मदरशिप से, प्लस जो आपका ग्राउंड स्टेशन है उनसे। तो इन तीनों से ये जुड़ा रहेगा। और उसके लिए जो सेंसर वो आपको आगे दिख रहे होंगे वो दिया गया है, जहाँ पे ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, प्लस जो एक सेंसर पैकेज वो आपको दिख रहा होगा। उस सेंसर पैकेज के आगे जो एक रडार के शेप में सीका है वो आपको दिख रहा होगा। ये एक ऐसा सीकर होने जा रहा है जिसकी जो रेंज रहने वाली है वो 30 किलोमीटर से ऊपर की रहेगी। जिस तरह के इसके पास पावर होने वाली है उसको देखते हुए ये अनुमानित किया जा सकता है। तो एक बार आपने इसको लॉन्च किया, ये ट्रैवल करते हुए जाएगा एनिमी के रडार से बचते हुए। यहाँ पे आपको फ्री स्पेस दिए गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे जो फ्यूल टैंक का प्रावधान है वो दिया जाएगा। फ्यूल टैंक की क्षमता को देखते हुए जो रेंज है वो तय की जाएगी। एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से ऊपर रहने वाली है। तो एनिमी के टेरिटरी में उतना डीप जाकर स्ट्राइक करके ये वापस आ सकता है, मतलब जो भी वॉरहेड है उनको गिरा के ये वापस आ जाएगा। इसमें 2 पैराशूट दिए गए हैं, जिसमें जो पहला होगा वो इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा गिरते वक्त, और जो दूसरा होगा जैसे ये 20 मीटर नजदीक आ जाए ग्राउंड के तो जो सेकंड पैराशूट है वो खुलेगा और वो इसकी स्पीड को और भी स्लो कर देगा। तो वहां से आप इसको रिकवर करके थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस है वो करके दोबारा इस्तेमाल कर लोगे। तो ये आपके होगा कैट्स हंटर, जो कि 5 के नंबर में एक मदरशिप पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे कैट्स हंटर को लेके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट है वो भी कहीं भी ऑफिशियली क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें कोई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट है भी या नहीं, लेकिन प्रॉब्ली वो अगर आप चाहोगे तो की जा सकती है। यहाँ पे हंटर के रोल की बात करोगे तो जो पहला रोल है वो रिकॉग्निशंस का है, मतलब एनिमी के लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन वो ये गैदर करेगा, शेयर करेगा आपसे, प्लस ग्राउंड पे जो स्टेशन है उनसे। सीन्स यहाँ पे हंटर में फ्रंट में जो सीकर है आपको ऐसा के रूप में दिख रहा है, वो सक्षम होगा जैमिंग ऑपरेशन को भी करने में, मतलब एनिमी के रेडार या फिर कोई भी मिसाइल है उनको जैम करने के लिए भी नजदीक जाकर ये ऑपरेशन करने में वो सक्षम होंगे। जो थर्ड रोल आप कहोगे वो ये होगा कि मान लो जो आपका वॉरियर है उसने किसी 100 मिसाइल को ड्रॉप कर दिया है, तो उस 100 मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है या नहीं, या फिर जो डिस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार का है उसको पता करने के लिए आप इसको भेज सकते हो। ये बचते बचाते वहां जाकर उसको देख के आ सकता है। तो ये कुछ जो रोल है वो निभाएगा।
यहाँ पे कैट्स में अगले एलिमेंट की बात करते हो तो वो है आपका कैट्स अल्फा। तो ये जो आपका कैट्स अल्फा है ये ग्लाइड पॉड है जो कि कैरी करता है 4 के नंबर में अल्फा एस को। यहाँ पे जो अल्फा है वो स्टैंड करता है ए लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट के लिए। ये चीज़ यहाँ पे 4 के नंबर में होंगी। ग्लाइड पॉड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एरोडायनामिक जो ड्रैग हो वो कम हो। एक बार इसको आप लॉन्च करोगे तो कुछ दूर जाने के बाद ही ये अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगा। इस तरह के जो आपके ग्लाइड कैरियर होंगे वो 5 के नंबर में कैरी किए जा सकेंगे एक मदरशिप के द्वारा। यहाँ पे जो ग्लाइड पॉड है वो 4 अल्फा को कैरी कर रहा है और ये जो 4 अल्फा होंगे वो वेरियस तरह के मिशन को करने में सक्षम होंगे जो मिशन आप चाहते हो एग्जीक्यूट करना। पहला मिशन तो वही हो गया कि एक अल्फा में सेंसर दिए जाएंगे कि वो एनिमी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करे, उनके जो रेडार है वो कहाँ पर है, बंकर्स है वो कहाँ पे हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करेगा एक अल्फा। मतलब वैसे ही वहाँ पे सेंसर दिए गए होंगे। जो सेकंड अल्फा होगा वो एक रिले के रूप में काम करने जा रहा है। सपोज करो जो बाकी के ड्रोन है वो काफ़ी आगे चले गए हैं और उतने आपके कम्युनिकेशन की लिंक है नहीं, तो आपके कम्युनिकेशन की लिंक को बढ़ाने के लिए एक लंबी रेंज में बीच में एक अल्फा खड़ा हो जाएगा और वो डेटा को शेयर करेगा एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे। तो उसका काम यही होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करे 2 एलिमेंट के बीच में, जिससे कि जो डेटा है वो शेयर किया जा सके। और कुछ और जो अल्फा होंगे वो उस तरह के मिशन कर पाएंगे जहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि आपने जो स्ट्राइक किया है वो कैसे किया है। तो ऐसे कुछ जो मल्टीपल मिशन है ये मल्टीपल ड्रोन करने में सक्षम होंगे जो कि 4 के नंबर में कैरी किया जा रहा होगा एक ग्लाइडर पॉड में। तो बेसिकली जो आपका ग्लाइडर होगा उसको लॉन्च करने के लिए जैसे आप उसको ड्रॉप करोगे तो कुछ दूरी तक ट्रैवल करेगा, जिस तरह के मिशन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर जो अल्फा कैरी कर रहा है उनको लॉन्च करेगा। कैट्स अल्फा को लेकर बात करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखता है। यहाँ पे जो उसके विंग होंगे वो फोल्डिंग कंडीशन में होंगे जो ग्लाइडर पॉड है उसके अंदर, और जैसे वो वहाँ से लॉन्च होगा तो जो विंग होंगे वो खुल जाएंगे और जो प्रोपेलर दिया गया है एंड पे वो मूव करने लग जाएगा जो कि अल्फा सिस्टम के बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करेगा, यानी कि पुशर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो अभी मॉडल लगाया गया था इसमें जो प्रोपेलर की डिजाइनिंग है वो भी आपको उस तरह की प्रॉपर लग नहीं रही है, लेकिन एक बार जो एक्चुअल मॉडल है वो फ्लाई करता है तो अब जो आपको प्रॉपर डिजाइनिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो उसकी रेंज है वो 100 किलोमीटर तक होगी जहाँ पे पावर किया जा रहा होगा बैटरी से। यहाँ पे सभी जो अल्फा होंगे वो कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से प्लस आपके मदरशिप से। इसी में जो अगला एलिमेंट है वो है एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट, जिसको लेके जो फॉर्म का सिलेक्शन है वो कर लिया गया है। यहाँ पे एचएल इसको बनाने जा रही है। जो स्टार्टअप है न्यू स्पेस उसके साथ मिलके कुछ और स्टार्टअप को लेके ये जो सैटेलाइट है वो बनाए जाएंगे। बेसिकली जो आपके इस तरह के सैटेलाइट होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए। इनका काम ये होता है कि एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं आपके बीच में और किसी दूसरे माध्यम या फिर स्टेशन के बीच में। ये सिर्फ कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए जस्ट आपके सर के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आमतौर पर ट्रैवल कर रहे होते हैं एनिमी के मिसाइल की रेंज के बाहर। इस तरह के सैटेलाइट फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेरिक लिफ्ट का इस्तेमाल करके। मतलब इनकी जो रचना है वो ऐसे बनाई जाती है कि सामने से आ रहे एयर का इस्तेमाल करके ये कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं। आमतौर पे फ्लाई करते हैं 65,000 फीट पे ट्रोपोपॉज के आसपास, जहाँ पे जो एयर की स्पीड होती है वो 5 नॉट के अराउंड होती है, जबकि पर्याप्त जो सनलाइट है वो भी मिल रहा होता है। तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करके खुद को चार्ज कर लेते हैं और वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली ये सब चीज़ें करने का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये हुआ कि एक सस्ते कॉस्ट में जो सैटेलाइट सर्विस है वो आपको मिल जाती है। फ्यूल सप्लाई को लेके जो लिमिटेशन है वो नहीं रहती है, जबकि ये जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो इस तरह का जो एक सैटेलाइट है सेंचुरियन वो नासा ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है, जो कि चार्ज किया जाता है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे कैट्स में इस्तेमाल करने का मेन मोटिव ये है कि जो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ है उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाए, जो रियल टाइम रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव किया जाए, जबकि टोपोग्राफी को लेके जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। कैट्स में बात कर लेते हो लास्ट एलिमेंट की, तो वो है आपका मदरशिप, जो कि बेसिकली फ्लाइंग कंट्रोल स्टेशन है। इस सभी एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा, सैटेलाइट से जुड़ा होगा, अवैक्स से जुड़ा होगा, प्लस जो आपका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है उनसे जुड़ा होगा, और इतना ही नहीं जो मल्टीपल मदरशिप है उन सभी से जुड़ा होगा। तो अपने आप में ये जो सिस्टम होने जा रहा है मदरशिप का, इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस होने जा रहा है। तो हम बार बार कह रहे थे कि यूएस के स्काईबॉक की तरह ही जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एचएल बना रही है कैट्स के लिए, जिसको लेकर जो अनुमति वो दे दी गई है। भारत की ही प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस के साथ मिलकर एचएल ये चीज़ बनाएगी। यहाँ पे सिस्टम को नाम दिया गया है एसिड, जो कि मैन अनमैन टीमिंग के लिए जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है वो लिख रहे हैं। ये एक एआई का एल्गोरिथम है जो कि आपको हेल्प करता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट के लिए तैयार करने में। इस एल्गोरिथम को लिखते वक्त जिस तरह के कंडीशन में जो आपका एयरक्राफ्ट है, यानी कि यूएवी फ्लाई करने वाला है, वो सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हर तरह के टैक्टिक्स के लिए, चाहे वो डॉग फाइट हो, A2S अटैक हो या फिर A2C अटैक हो, तो उन सभी एल्गोरिथम के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो एसिड के अंदर लिखी जाएगी। यहाँ पे जो आपका एसिड है वो स्टैंड करता है एयर कॉम्बैट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए। इतना ही नहीं, एसिड के प्रोग्रामिंग के टाइम पे किसी एक एयरक्राफ्ट से कैसे एंगेज करना है, 2 से कैसे करना है, 3 से कैसे करना है, और मल्टीपल एयरक्राफ्ट से कैसे एंगेज करना है, उन सभी सिनेरियो को देखते हुए जो प्रोग्रामिंग है वो लिखी जाएगी। जो मैन्यूवरिंग की लिमिट्स है, कॉम्बैट की टेक्निक है, वो सभी चीज़ें इंकॉर्पोरेट की जाएगी सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे इनकी हेल्प कर रहे हैं IAF के पर्सनल्स, जो कि हर तरह के टैक्टिक्स को इन ड्रोन्स में लिखेंगे। एक बार ये सभी चीज़ें लिख दी जाती हैं तो वहाँ पर जो आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट है और उसमें बैठा जो WSO है, यानी कि वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वो इस पर्टिकुलर इंटरफेस को पहन लेगा HMD की तरह ही। सिर्फ उसको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि ड्रोन को कौन सा मोड एक्सेस करना है, तो जिस तरह की मिशन रिक्वायरमेंट होगी वो आप AI के साथ अचीव करने में सक्षम होंगे। तो ये सिस्टम काफ़ी सिमिलर है US के
स्काईबॉग और एस की तरह ही। तो कुछ इस प्रकार का ये सिस्टम है, फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है, जो कि आने वाले दिनों में जो भी वॉर सिनेरियो है उनको कम्प्लीटली चेंज करने जा रहा है। इसको लेकर ऐसे वर्ड्स हैं कि इस साल के अंत तक जो एटलीस्ट वॉरियर है उसका 1:0.5 मॉडल या फिर 0.3 मॉडल वो फ्लाई करके जो भी टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेशन है, उन सबको चेक कर लिया जाएगा और 2024 तक इसमें इन्वॉल्व जितने भी एलिमेंट है वो सभी अपने अपने वर्सेटाइल मिशन करने में सक्षम होंगे, मतलब अपने फुल पोटेंशियल पे इंडक्ट होने के लिए तैयार रहेंगे। और इसके और भी जो वेरिएंट है वो बनाए जा रहे हैं आर्मी और नेवी के लिए अगर उनको रिक्वायर्ड होगा तो। प्लस इस एलिमेंट में अगर आप चाहते हो कि कोई हेलीकॉप्टर ऐड किया जाए तो वो चीज़ भी संभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।